नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, वैसे तो पर्यावरण का गोल्डन पेपर नंबर 11 है, लेकिन स्पेशल है। पूरे 30 क्वेश्चन को हल करेंगे। बिल्कुल पैटर्न आपका एकदम रीड के लेवल का रहने वाला है। रीड से लेवल थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट पूरी कोशिश की है कि आपका जो ये पैटर्न है इसी तरह से आपके सवाल पूछे जाएंगे, इसी तरह के प्रश्न होंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। और हो सके भाई 25 से कम किसी के भी सही नहीं होना चाहिए, 25 प्लस ही राइट होना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम में भी 25 प्लस नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा यार। इसलिए बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करके जाइए। 20 प्लस तो होना ही आवश्यक है, लेकिन 25 प्लस रहे तो बहुत ही अच्छी बात है साथियों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देख लेंगे साथियों। पहला क्वेश्चन है दहेज का अभिप्राय है। ठीक है, जो सबसे बेस्ट विकल्प है दहेज का उसका चयन करिएगा। एक दो शब्दों में मिस टाइपिंग है, मैं बता देता हूँ। कन्या के द्वारा विवाह के उपलक्ष्य में वर को, या वर है, ठीक है, वर को स्वेच्छा से दी जाने वाली वस्तुएं। वधु पक्ष द्वारा कन्या के विवाह के अवसर पर वर को स्वेच्छा से दी गई भेंट आदि। विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा कन्या से आवश्यक रूप से लिया जाने वाला धन एवं वस्तुएं, और वधु के पिता द्वारा विवाह के अवसर पर व्यय की जाने वाली राशि। तो भाई दहेज का मतलब जो सबसे बेस्ट विकल्प है उसका आंसर आपको प्रश्न नंबर 1 में करना है। तो दहेज का अर्थ क्या होता है साथियों? देखो, कन्या के द्वारा विवाह के उपलक्ष्य में देखो वर को स्वेच्छा से दी जाने वाली जो वस्तुएं, तो यहाँ स्वेच्छा है, यहाँ पर भी स्वेच्छा है। लेकिन तीसरा विकल्प क्या कह रहा है? विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से आवश्यक रूप से लिया जाने वाला धन और वस्तुएं। तो आवश्यक रूप से जो धन और वस्तुएं लिए जाते हैं साथियों, वो ही क्या कहलाता है? दहेज कहलाता है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे। आपके चौथा क्वेश्चन क्या है? देशांतर गमन पक्षी का उदाहरण है तोता, मोर, कबूतर और साइबेरियन सारस। देखिए यहाँ पर देशांतर गमन पक्षी के बारे में बात करेंगे तो तोता, मोर और कबूतर नहीं है, बल्कि साइबेरियन सारस यहाँ पर देशांतर गमन पक्षी का उदाहरण है। चौथा विकल्प दूसरे क्वेश्चन में सही है। पूरे 30 प्रश्नों को देख करके जाइएगा, क्योंकि बिल्कुल संपूर्ण सिलेबस से पेपर बनाया गया है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 3, यूरोपियन मक्खी किसे कहा जाता है? एपिस डोरसेटा, एपिस फ्लोरी, एपिस इंडिका और एपिस मेलिफेरा। तो साथियों बताइएगा प्रश्न संख्या 3 में कौन सा विकल्प आपका सही है? यूरोपियन मक्खी इनमें से किसे कहेंगे? राइट आंसर है एपिस मेलिफेरा को साथियों यूरोपियन मक्खी कहते हैं, क्योंकि एपिस मेलिफेरा का जो शहद है ये सबसे बेस्ट शहद माना जाता है। उत्पादन तो कम होता है, लेकिन सबसे बेस्ट गुणवत्ता वाला होता है, और इसको यूरोपियन मक्खी के नाम से भी जानते हैं। चौथा विकल्प आपके तीसरे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। तो चौथा क्वेश्चन आपके है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1986 में, 1992 में, 1992 में 2 बार हो गया, 93 में और 1996 में। तो बताइए कब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में लागू किया गया? साथियों राइट आंसर इसका है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू किया गया था। विकल्प 1 सही है आपके चौथे क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 पे आएंगे। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण वाला। एक तो उपभोक्ता दिवस और एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का, याद रखिएगा 1986 ही आएगा इसमें। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे। कजली तीज कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण कृष्ण तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया और भाद्रपद कृष्ण तृतीया। तो प्रश्न संख्या 5 को अच्छी तरह से देख लिया होगा कि भाई कजली तीज के बारे में प्रश्न पूछ रहा है, कब मनाई जाती है कजली तीज? साथियों राइट आंसर क्या रहेगा देख लेते हैं। कजली तीज प्रत्येक वर्ष को भाद्रपद के महीने में कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। फोर्थ विकल्प आपका प्रश्न संख्या 5 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं साथियों। तो छठा क्वेश्चन है आपके, रणकपुर का जैन मंदिर राज्य के किस जिले में स्थित है? पाली, राजसमंद, जयपुर और टोंक। तो रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ पर है? राजस्थान के किस जिले में है साथियों? क्योंकि देखो 1:3:1 में पेपर बना रखा है ये मैंने। कैसे? लगभग यूँ मानो 1:3:1 में 5 प्रश्न तो बिल्कुल सरल है, 15 प्रश्न, 6 प्रश्न, 12 प्रश्न आपके थोड़े सामान्य लेवल के हैं, और 6 12 6 18 18 6 24 ही हुए ये तो मतलब 8 12 क्या सॉरी 18 प्रश्न
18 प्रश्न आपके सामान्य हैं जो नॉर्मल तैयारी करने वाला करेगा, और एक और मतलब लगभग 6 क्वेश्चन थोड़े कठिन टाइप के हैं, तो बिल्कुल उसी लेवल के। तो यूँ मत सोचना कि भाई इतने सीधे क्वेश्चन आएंगे क्या। आप चाहो तो पिछला पेपर देख सकते हो, सीधे प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं, लेकिन एक ऐसा नहीं है कि सारे ही सीधे। तो प्रश्न नंबर 6 में जो आपके सही आंसर निकल के आता है, रणकपुर का जैन मंदिर राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। प्रथम विकल्प छठे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे। 7वां क्वेश्चन है, ऑक्टोपस किस समूह का जीव है? आर्थ्रोपोड, यूकेलिप्टस, मोलस्क और इनमें से कोई भी नहीं। तो 7वें क्वेश्चन में आंसर दीजिएगा, कौन सा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा। देखो ऑक्टोपस साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन ये कठिन वाले क्वेश्चनों में आ जाता है, ठीक है। और इसका जो आंसर है वो रहेगा मोलस्क। थर्ड विकल्प आपके 7वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। तो चलिए 8वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को, 5 जून को और 30 अक्टूबर को। तो विश्व पोलियो दिवस की अगर हम बात करें, नॉर्मल तैयारी करने वाला इसको ज़रूर बताएगा, मतलब जिसने भी तैयारी की है। तो साथियों विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। सेकंड विकल्प आपके 8वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। तो चलिए 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिएगा, राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से भी जाना जाता है? घास क्षेत्र पार्क, वनस्पति पार्क, जीवाश्म उद्यान और इनमें से सभी। तो देखो राष्ट्रीय मरु उद्यान को इनमें से साथियों किस नाम से जाना जाता है? जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही वर्षों पुराने कंकाल मिले हैं। कंकाल क्या मतलब, कुछ जीवाश्म मिले हैं साथियों, इसलिए इसको जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जानते हैं। विकल्प नंबर आपका 3 इसमें सही रहेगा प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। तो चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 10 है, क्या पूछ रहा है आपसे, देश के सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? 8 अक्टूबर 2010, 5 जून 2008, 2 अक्टूबर 2008 और 1 दिसंबर 2009 को। तो देखो देश में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने हेतु अधिनियम 2 अक्टूबर 2008 को लागू किया गया था। यहाँ पर धूम्रपान अधिनियम 2008 वाला ही है ये। थर्ड विकल्प आपके बिल्कुल सही है। धूम्रपान अधिनियम क्या याद रखोगे? 2 अक्टूबर 2008, ठीक है। अच्छी तरह से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। 2 अक्टूबर 2008 धूम्रपान, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे। तो 11वां प्रश्न, कड़कनाथ योजना संबंधित है मत्स्य पालन से, कुक्कुट पालन से, बकरी पालन से और घोड़े पालन से। तो बताओ 11वें क्वेश्चन में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? भाई कड़कनाथ एक नाम सुना होगा मुर्गे का, तो ये साथियों मुर्गी पालन से मतलब कुक्कुट पालन से संबंधित है। विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न नंबर 11 में। यूपी की किस्में कड़कनाथ यूपी में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 को देखेंगे। तो चलिए 12वां क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा का केंद्र स्थित है मुंबई में, जयपुर में, अहमदाबाद में और पटना में। 12वें प्रश्न में सही आंसर बताइएगा, पर्यावरण शिक्षा का केंद्र कहाँ पर स्थित है? कंफर्म बताना बिल्कुल, ठीक है, कौन सा विकल्प सही है। तो चलिए देख लेते हैं, पर्यावरण शिक्षा का केंद्र इनमें से किस जगह पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छी तरह से याद रख लीजिए। कौन सा विकल्प सही है? मुंबई में नहीं है साथियों, ना ही जयपुर में है, तो या तो अहमदाबाद में है या पटना में है। क्या राइट आंसर रहेगा? विकल्प नंबर 3 सही है, अहमदाबाद में पर्यावरण शिक्षा का केंद्र स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। तो साथियों अहमदाबाद इसको विशेष रूप से याद रख लेना है, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। पर्यावरण शिक्षा का केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद में है। ज़्यादा देर इसलिए रुक रहा हूँ इस क्वेश्चन पर ताकि अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाए। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में। और धूम्रपान अधिनियम कब था? 2 अक्टूबर 2008 को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 को देखेंगे। 13वां क्वेश्चन क्या है आपके, इनमें से कौन सी दवा दर्द से छुटकारा दिलाती है? फोलिक अम्ल, कोकीन, शराब और पेथिडीन। तो बताओ प्रश्न नंबर 13 में कौन सा विकल्प आपके सही है? कौन सी वो दवा है जो दर्द से छुटकारा दिलाती है? तो दर्द से छुटकारा कौन सी दवा दिलाती है? देखो शराब तो नहीं दिलाती है, ना ही कोकीन, बल्कि पेथिडीन जो नामक दवा है ये दर्द से छुटकारा दिलाने का कार्य करती है। फोर्थ विकल्प आपके 13वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं मित्रों। देखो इसका जो असर है लगभग 8 से 10 घंटे तक व्यक्ति पर रहता है। इसका सेवन करने के बाद में 8 से 10 घंटे तक दर्द से आराम मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आएंगे।
बेणेश्वर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? इलाहाबाद में, खेजड़ली में, नेवटपुरा में और पीपलवास में। लिखने में क्वेश्चन सही था, फिर नीचे ऑप्शन पे आए तो दिमाग खराब हो गया। क्यों? क्योंकि बेणेश्वर मैंने डूंगरपुर ऑप्शन में डाला ही नहीं। अब कौन सा करोगे? तो जो लोकल जगह वाले हैं उनको तो पता चल जाएगा कि कौन सा है, लेकिन सभी को थोड़ी पता है। तो साथियों, बेणेश्वर मेला खेजड़ली जोधपुर में तो नहीं है, इलाहाबाद तो राजस्थान में ही नहीं है, तीसरा या चौथा विकल्प दोनों में से एक सही है। कौन सा सही रहेगा? तो लगाओ यहाँ पर तुक्का। राइट आंसर है बेणेश्वर मेला नेवटपुरा में आयोजित किया जाता है। साथियों, नेवटपुरा बेणेश्वर मेला डूंगरपुर। ठीक है, थर्ड विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 14 में। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 15 पे आएंगे। तो 15वां क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्षीय, 2 वर्षीय, 6 वर्षीय और आजीवन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो देखो, 5 वर्ष तो नहीं होता है, ना ही 2 वर्ष होता है, आजीवन भी नहीं होता है। साथियों, राज्यसभा भंग नहीं होती है, लेकिन इसके सदस्य तो बदलते रहते हैं। तो उन सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 को देखेंगे। तो चलिए 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एपीकल्चर का संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन से, झींगा पालन से, रेशम पालन से और मछली पालन से। तो बताओ एपीकल्चर इनमें से किससे संबंधित है? थोड़ा सोच लीजिए। देखो, ये कल्चर वाला एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ये जितने भी अलग अलग प्रकार के कल्चर है, तो एपीकल्चर, अरे भाई क्या कर रहे हो, गलती कर रहे हो ना। पीसी कल्चर तो मछली पालन से होता है। पीसी पीसी मतलब कैसे याद रख सकते हो? जैसे इसका नाम क्या है? तो देखो, एपीकल्चर का संबंध इनमें से किससे है? रेशम पालन से तो नहीं है, मछली पालन से भी नहीं है। मछली पालन से किसका संबंध है? पीसी कल्चर। अब पीसी मतलब फिश, फिश याद रख लो, फिश कल्चर, फिश मतलब मछली। और एपीकल्चर का संबंध किससे होता है? मधुमक्खी पालन से होता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 16 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। तो चलिए 17वें क्वेश्चन को देखेंगे। ये देखिए, विडाल टेस्ट का संबंध किससे है? मलेरिया से है, एड्स से है, डेंगू से है या टाइफाइड से है? तो प्रश्न संख्या 17 में विडाल टेस्ट का संबंध बताना है आपको। प्रश्न संख्या 17 में साथियों, एड्स के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है और विडाल टेस्ट का संबंध किससे होता है? टाइफाइड से होता है। किससे होता है? टाइफाइड मतलब जो गांव में इसको यूँ कहते हैं कि महाराज निकलना। तो साथियों, ये वही टाइफाइड है, इसके लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से इस प्रश्न को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न संख्या 18 पर। तो देखो, एक तो विडाल टेस्ट याद रखना है, विडाल टेस्ट टाइफाइड से होता है। एक याद रखना है, धूम्रपान वाला 2 अक्टूबर 2008 को है। एक और कौन सा बताया था वो मैंने, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, वो मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है कि एक और कौन सा इंपॉर्टेंट बताया था। वो पर्यावरण शिक्षा के केंद्र वाला बताया था इलाहाबाद में, तो वो भी आपको याद रखना है साथियों। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे। ये देखिए 18वें क्वेश्चन को, मीना माता रोग शरीर के किस भाग को सर्वाधिक प्रभावित करता है? हृदय को, फेफड़ों को, तंत्रिका तंत्र को और आंतों को। तो भाई मीना माता रोग साथियों, ये पारा होता है ना, पारा एक धातु है, ठीक है, द्रव धातु। तो उसके प्रदूषण की वजह से ये रोग होता है और इससे हमारे शरीर का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा? तो कौन सा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 18 में? राइट आंसर का चयन कीजिएगा। देखिए, मीना माता रोग यहाँ पे हमारे तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है और आंतों को भी प्रभावित करता है, दोनों को करता है। इसलिए यहाँ पर दोनों ही विकल्प सही रहेंगे, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। अच्छा, मीना माता रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी पहचान साथियों जापान के मीना माता शहर में हुई थी, इसलिए इसको मीना माता रोग के नाम से जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। 19वां क्वेश्चन, पर्यावरण का अजैविक घटक कौन सा है? भूमि, पेड़, पौधे और मनुष्य। तो 19वें क्वेश्चन में राइट आंसर बताइएगा, पर्यावरण का अजैविक घटक इनमें से कौन सा रहेगा? अच्छी तरह से समझ करके उत्तर दीजिएगा। भाई एक तो होते हैं जैविक घटक और एक होते हैं अजैविक घटक। तो मित्रों देखो, जो मनुष्य है वो जैविक घटक में है, पेड़ पौधों में भी जीव होता है, जीवन पाया जाता है, इसलिए ये भी जैविक घटक है। लेकिन जो भूमि है, भूमि हमारी अजैविक घटक के अंतर्गत आती है। सीधी बात यह है कि अगर किसी चीज़ में जीव पाया जाता है, ठीक है, कोई ऐसा जीव है तो वो जैविक घटक में आएगा। कोई चीज़ निर्जीव, जैसे वायु है, वायु में कोई जीवन थोड़ी है साथियों, तो वायु भी निर्जीव है। जैसे जल है, जल में कोई जीवन थोड़ी है, जल भी निर्जीव है। जल है, वायु है, भूमि है, ऐसी चीज़ें किस में आती है? अजैविक घटकों में आ जाती है। विकल्प 1 सही है 19वें में। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 20 को देखेंगे।
कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन कहा जाता है? मीनाकारी, थेवा कला, उस्तकला और सभी। तो प्रश्न संख्या 20 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन को क्या कहते हैं? साथियों, कांच पर जो सोने का सूक्ष्म चित्रांकन करते हैं उसको थेवा कला कहा जाता है। और थेवा कला राजस्थान के प्रतापगढ़ में एक परिवार है, सोनी परिवार, इसके लिए प्रसिद्ध है। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 20 में। मीनाकारी इसका आंसर नहीं है। उस्ता कला तो क्या होता है, ऊंट की खाल पर तरह तरह की डिजाइनें बनाई जाती है उस्ता कला में। ठीक है, नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 21 को देखेंगे। तो आपके 21वां क्वेश्चन, इनमें से असत्य कथन है। असत्य कथन देखना है। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही है। प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही है। क्या था? प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही है। बछेंद्री पाल ने 1985 में माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की। प्रेमलता अग्रवाल दुनिया की 7 सबसे ऊंची महाद्वीपीय चोटियों पर फतह करने वाली पहली भारतीय महिला है। और संतोष यादव कांगसुंग फेस से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली विश्व की पहली महिला है। तो बताओ प्रश्न संख्या 21 में कौन सा विकल्प आपको यहाँ पर गलत लग रहा है? साथियों, असत्य कथन की अगर हम बात करें तो कांगसुंग फेस से माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले सफलतापूर्वक चढ़ाई संतोष यादव के द्वारा ही की गई थी संपूर्ण विश्व में, ये सही है। प्रेमलता अग्रवाल दुनिया की 7 सबसे ऊंची जो महाद्वीपीय चोटियां हैं इस पर फतह हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला है, ये भी सही है। लेकिन जो दूसरा विकल्प कह रहा है कि बछेंद्री पाल 1985 में माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी, तो ये गलत है। 1985 में नहीं की थी बल्कि 1984 में की थी, इसलिए दूसरा विकल्प आपका इसमें आंसर रहेगा। बाकी बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है। प्रथम भारतीय महिला है, यहाँ भारतीय शब्द मिस टाइप है। तो अगर मिस टाइप को नहीं देखे, जैसे एग्जाम में तो कोई मिस टाइप रहेगा तो उसको ही माना जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों को पढ़ना है, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति में देखो प्रथम भी विकल्प भी सही हो जाता है, क्योंकि ये भी असत्य कथन हो रहा है। प्रथम भारतीय महिला है, प्रथम महिला थोड़ी ही है, इसलिए सेकंड, बट यहाँ सेकंड विकल्प सही है क्योंकि मैंने आपको भारतीय शब्द बता दिया था। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 को देखेंगे। 22वां प्रश्न, साथियों आपके प्रश्न संख्या 22, दूरी के आधार पर सूर्य से दूसरे स्थान पर कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है, पृथ्वी है और मंगल है। तो देखो, दूरी के आधार पर अगर हम देखें तो सूर्य के सबसे नजदीक तो होता है बुध, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? दूसरे स्थान पर। तो साथ ही दूसरे स्थान पर कौन सा है आपको बताना है। तो राइट आंसर है शुक्र ग्रह है। पृथ्वी तीसरे नंबर पर है और मंगल चौथे नंबर पर है। तो आपका सेकंड विकल्प प्रश्न संख्या 22 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 को देखेंगे। 23वां क्वेश्चन है साथियों, मल्लीनाथ जी का संबंध है पोखरण जैसलमेर से, कोलूमंड जोधपुर से, ददरेवा चूरू से और तिलवाड़ा बाड़मेर से। तो देखो, मल्लीनाथ जी का संबंध राजस्थान के लोक देवताओं के टॉपिक से ये प्रश्न लिया गया है। और यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही आंसर है कि भाई मल्लीनाथ जी का संबंध कहाँ से है, तो तिलवाड़ा बाड़मेर से इनका संबंध है साथियों। चौथा विकल्प 23 में एकदम सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 को देखेंगे। 24वां क्वेश्चन है आपके, अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार का सही संबंध है खेजड़ी को काटने से बचाने हेतु, पर्यावरण संरक्षण हेतु, पेड़ों को स्थान विशेष पर ही लगाने हेतु और पेड़ों को पशुओं से बचाने हेतु। तो प्रश्न संख्या 24 में सही आंसर का चयन करो। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 24 में सही आंसर कौन सा है? अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार का सही संबंध इनमें से किससे है? साथियों, प्रश्न संख्या 24 में सही आंसर देख लेते हैं। तो भाई, पेड़ों को पशुओं से बचाने हेतु, ये आंसर नहीं है। पेड़ों को स्थान विशेष पर ही लगाने हेतु कि एक निश्चित स्थान पर ही लगाए, फिक्स करके रखे, इससे भी नहीं है। पहला या दूसरा। तो साथियों, अगर कोई पहले विकल्प पे है तो आपका आंसर गलत है, क्योंकि सिर्फ खेजड़ी से ही नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण से अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार का संबंध है। वन के क्षेत्र में ये सबसे बड़ा पुरस्कार भी माना जाता है। 24वें में आपके दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 पे आते हैं। तो चलिए 25वें क्वेश्चन को देखेंगे। ये देखिएगा, निम्न में से किस समस्या का संबंध पर्यावरण की दुरूहता से नहीं है? अवधान की कमी, संसाधनों की कमी, विषय की दुरूहता और प्रयोगशाला व आधुनिक तकनीक की सीमितता। तो देखो, प्रश्न नंबर 25, पर्यावरण की दुरूहता से जिसका संबंध नहीं है वो आपको इस क्वेश्चन में देखना है। तो भाई, अवधान की कमी हो सकती है, संसाधनों की कमी हो सकती है, प्रयोगशाला व आधुनिक तकनीक की सीमितता हो सकती है,
लेकिन साथियों विषय की दुरूहता ये कोई पर्यावरण संबंध की दुरूहता या कमी में नहीं आता है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 25वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 को देखेंगे। तो 26वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं मित्रों, पर्यावरण के अंतर्गत पर्यटन विधि निम्न में से किस स्थान पर उपयोगी हो सकती है? प्रयोगशाला में, कक्षा कक्ष में, चिड़ियाघर में और घर में। तो भाई घर में तो हम कोई पर्यटन करेंगे नहीं, ये तो आपका आंसर गलत है। कक्षा कक्ष में भी पर्यटन नहीं किया जाता है, पहला या तीसरा विकल्प। तो मित्रों प्रश्न नंबर 26 में देखिएगा, प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाते हैं न कि पर्यटन, इसलिए चिड़ियाघर वाला एक ही विकल्प बचा है। तो चिड़ियाघर में आप अच्छी तरह से बिल्कुल पर्यटन कर सकते हो, ठीक है। थर्ड विकल्प आपके 26 में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27 पर। तो चलिए 27वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, वनोन्मूलन का अर्थ है पेड़ों की रक्षा करना, पेड़ों की कटाई करना, पेड़ों को उगाना और पेड़ों को कटने से बचाना। तो वनोन्मूलन का मतलब क्या होता है साथियों? वनोन्मूलन का मतलब राइट आंसर कौन सा है? पेड़ों को उगाना नहीं। वनोन्मूलन का मतलब पेड़ों को उगाना नहीं, पेड़ों की रक्षा करना भी नहीं, पेड़ों को कटने से बचाना भी नहीं, बल्कि पेड़ों की कटाई करना वनोन्मूलन कहलाता है। वन का उन्मूलन मतलब वनों की समाप्ति। तो साथियों समाप्ति कैसे होगी? कटाई करने से होगी, इसलिए सेकंड विकल्प आपके 27 में बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 28 पर। 28वां क्वेश्चन साथियों, अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित मूल्यों को नहीं मानता है, लोकतांत्रिक होता है, तीसरा विकल्प है निरुद्देशपूर्ण प्रक्रिया है, और इनमें से सभी। तो भाई यहाँ पर देखिए, अच्छा शिक्षण निरुद्देश्य मतलब बिना किसी उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया माना जाता है क्या? नहीं माना जाता है, तो ये गलत है। अगर तीसरा गलत है तो सभी वाला भी गलत हो गया। अब पहला या दूसरा, तो क्रिया आधारित मूल्यों को नहीं मानता है, ये भी गलत है साथियों, क्योंकि अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है जिसमें करके सीखना पसंद करते हैं। ये भी गलत है, तो फिर एक ही विकल्प बचा है, कैसा होता है? लोकतांत्रिक होता है अच्छा शिक्षण। सेकंड विकल्प 28 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 पे आते हैं। तो 29वां क्वेश्चन देखिएगा, OHP है प्रक्षेपी सामग्री है, अप्रक्षेपी सामग्री है, अर्ध प्रक्षेपी सामग्री है, और इनमें से सभी। तो OHP मतलब ओवरहेड प्रोजेक्टर, जिसको सिरो प्रक्षेपी यंत्र के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब देखो, ये एक प्रक्षेपी सामग्री है। प्रक्षेपी सामग्री का मतलब ऐसे समझा करो कि कोई भी सामग्री जो किसी भी चित्र या वस्तु को प्रकाश के सहारे किसी दीवार पर या फिर किसी पर्दे पर प्रक्षेपित करती है, तो वही प्रक्षेपी सामग्री कहलाती है साथियों। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 29वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 और आज का अंतिम क्वेश्चन। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा, और किसी भी प्रश्न पे आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो उसके लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। पर्यावरण का एक मैराथन टेस्ट भी आएगा, कल आ जाएगा लगभग वो टेस्ट, कल या परसों भी आ सकता है। तो वो जो टेस्ट है वो लगभग यूँ मानो 200 प्रश्नों का टेस्ट रहेगा एक ही वीडियो में साथियों। मैराथन रहेगा, हो सकता है 300 प्रश्नों का हो, मतलब जो बेस्ट चीज़ें हैं वो आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। और यूँ नहीं कि 300 प्रश्नों का टेस्ट है तो 7-8 घंटों का रहेगा, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम 2 या 3 घंटे का वीडियो रहेगा, मैक्सिमम बता रहा हूँ साथियों। 200 प्रश्न भी है तो 300 प्रश्न भी है तो मैक्सिमम 3 घंटे का, मैक्सिमम 3 घंटे भी ज़्यादा हो जाएंगे। 2.5 घंटे में पूरे 300 प्रश्न करा दूंगा, वो भी समझाते हुए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30 पे आते हैं। विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना है। आकलन है, मापन है, मूल्यांकन है, और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। देखो, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का जो हम मूल्यांकन करते हैं उसको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है, जो लगातार चलता रहे और प्रत्येक पहलू मतलब व्यापक क्षेत्र में हो। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही रहेगा प्रश्न संख्या 30 में। यह आज का टेस्ट पूरा हुआ, कमेंट करके बिल्कुल ईमानदारी से बताइए 25 प्लस हुए या नहीं हुए, होना ही चाहिए साथियों, ठीक। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।